एक विश्वविद्यालय के एक शांत छात्रावास के कमरे में एक तेज सांस ने स्थिर चुप्पी को तोड़ा जब एक काले बालों वाला युवक अपनी डेस्क पर सो रही स्थिति से उछलकर आया। उसकी धुंधली आंखें उसके आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थीं। उसने अपने अकड़ते शरीर को असुविधाजनक डेस्क की कुर्सी पर घुमाया और चारों ओर देखा। उसने अपने हाथ उठाए और अपने गोरे, पतले हाथों को ध्यान से देखा। वे कुछ हद तक चिकने थे, लेकिन कड़ी मेहनत का सबूत छोटे छोटे कठोरपन और फीके निशानों के माध्यम से दिखाई दे रहा था। फिर से युवक की आवाज़ आदतन इस्तेमाल से टूट गई। वह स्थिर रूप से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने इस नए शरीर का आकलन किया। ये शरीर जाना पहचाना क्यों लग रहा है? उसने सवाल किया। एक बार फिर चारों ओर देखते हुए उसने चार चारपाइयों पर ध्यान दिया। चार में से दो गंदे थे। लैपटॉप, सेकंड हैंड लैंप और किताबों और कागजों से भरी कुछ दराजों वाली दो डेस्क थीं। नीचे सेल फोन चार्जर थे और एक के नीचे उसकी इंडोर चप्पलें थीं। वह साझा अलमारियों के बीच खड़े दर्पण के पास चला गया। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह सदमे में लड़खड़ा गया। अपने गोरे चेहरे और अनियंत्रित काले बालों को छूते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं घर वापस आ गया हूँ? वह विश्वास करना चाहता था कि 4 जन्मों के पुनर्जन्म के बाद वह अपनी मूल दुनिया में वापस आ गया है, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सबूत पाने से पहले बहुत खुश नहीं होने के लिए कहा। इस शरीर के उसके मूल शरीर से इतना परिचित होने का कोई कारण होना चाहिए। तीखी भौहें, कोणीय विशेषताएं, पतली नाक और रसातल से प्रेरित काली आंखें। वह पहले भी ऐसा ही दिखता था। क्या सिस्टम ने उसे उसके पृथ्वी तारे पर वापस लौटा दिया? उसने पतली टी शर्ट का हेम उठाया और अपने कूल्हे के ऊपर उस काले जन्मचिन्ह को देखा, लेकिन वह निराश था। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान थी। वह पुनर्जन्म की अवधारणा जानता था, लेकिन फिर भी उसने आशा रखी। यह कोशिश करने लायक था। मैं यहाँ कौन हूँ और यह कौन सा आयाम है? क्या यह आदमी नियति का बेटा है? यहाँ मेरा मिशन क्या है? जब उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया तो उदासी तुरंत दूर हो गई। युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे यादें धीमी होती गईं, शांत नज़र एक उदासी में बदल गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और फिर अपने लैपटॉप के बगल में खाने के डिब्बे को देखा। आह, मेरे दोस्त, अच्छाई कभी नहीं जीतती, तुम ये जानते थे, फिर भी कभी हार नहीं मानी, इसलिए वे इतनी दूर चले गए। मैं कोई कठोर कदम नहीं उठाऊंगा। तुमने एक अच्छे जीवन की कामना की। मैं अपना तुम्हारा जीवन पहले की तरह शांति से जीऊंगा। आशा है कि वे मूर्ख नहीं होंगे। अपने मन के पीछे उसने उस झंडे को उठाने के लिए खुद को कोसा। मूल रूप से लियो के रूप में जाना जाता है। ये वर्तमान में उसका 5वां स्थानांतरण है। अपनी मूल दुनिया से उसे जादू और तलवारों से भरी दुनिया में भेजा गया था, जिसके बारे में कोई केवल पढ़ सकता है। उसने अपने मिशन पूरे किए और वहां एक प्रसिद्ध राजा के रूप में जीवन बनाया। उसका दूसरा स्थानांतरण एक दूसरी दुनिया के आक्रमण के बाद एक आधुनिक दुनिया में हुआ था। उसने उन्हें कौशल और आधुनिक जादू से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वह SSS रैंक का हीरो बन गया, जिसने अपने देश को स्थिरीकरण की ओर अग्रसर किया। उसने जो तीसरा जीवन जिया वह 3 प्रमुख क्षेत्रों में एक अत्यधिक प्रशंसित डॉक्टर था। उसके प्रभाव ने उस दुनिया में स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित किया, जिससे उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कई सफल शिष्य बने। अपने चौथे जीवन में वह एक टाइकून का अवांछित दूसरा बेटा था। उस दुनिया के भाग्य के बेटे के रूप में वह था जिस पर उसके पिता को सबसे अधिक निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ली यून को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए, अपने परिवार की गलतियों को सुधारने के लिए परिवार के मुखिया के लिए लड़ना पड़ा। उसकी उपलब्धियां, उसकी दृढ़ता, उसकी प्रतिभा, उसके व्यक्तित्व और प्रत्येक दुनिया में प्रतिभाशाली प्रणालियों की मदद के कारण थी। ये पता चला कि ब्रह्मांड में उच्चतर प्राणी, कई आयाम, समानांतर दुनियाएं आदि थे। कई दुनियाओं को स्थिर करने के लिए ट्रांसमिग्रेटर चुने गए और वह उनमें से एक था। अब वह एक नई दुनिया में एक ऐसे शरीर में था जो उसके मूल स्व के समान था। अपनी दुनिया में वह हान साम्राज्य में रहता था, जो पूर्वी महाद्वीप पर एक एकीकृत देश था, जिसने संस्कृति और प्रौद्योगिकी को अन्य पहलुओं से पहले रखा था। सिस्टम द्वारा हटाए जाने से पहले वह एक होनहार CEO था। वर्तमान में वह 23 वर्षीय छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय के छात्र चेन काई के शरीर में रहता है। उसकी यादों को देखते हुए वह समाज के निचले से मध्यम स्तर का था। उसका रूप ध्यान आकर्षित करेगा। उसकी ऊंचाई उसकी उम्र के पुरुषों के बीच मानक मानी जाती थी और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से एक डब किए गए किताबी कीड़ा के लिए फिट था। उसके पास 3 में से 2 खूबियां थीं जो उसे दूसरों द्वारा उपहास के रास्ते पर ले जाती थीं।
3 ताकतें थी: शानदार रूप, स्मार्ट, अमीर। इनमें से किसी का न होना इस दुनिया में एक बड़ा कारक था। वैसे किसी भी दुनिया में समाज धन को शक्ति के बराबर मानता है। इस शरीर के मूल मालिक की मानसिकता बहुत मजबूत थी, जो सराहनीय थी। इसने ली यून को चेन काई के रूप में अपने नए जीवन के साथ अधिक अनुकूल महसूस कराया। लगता है मुझे कुछ महीनों के लिए स्कूल लौटना पड़ेगा। क्या मैं बस इधर उधर नहीं घूम सकता? उसने शिकायत की और अपनी चारपाई पर चढ़ गया। इस नई जानकारी को समझने में बहुत ऊर्जा लगी। वह मानसिक रूप से थका हुआ था। उसे अभी इस शरीर की आदत नहीं पड़ी थी और उसे मरने से पहले इस शरीर के साथ संबंधों को सुलझाना था। उसने जो देखा, उससे कुछ को अलग करने की जरूरत थी। गहरी नींद में जाने से पहले उसने अपनी दृष्टि में एक परिचित स्क्रीन देखी। लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें, यह नया है, उसने बुदबुदाया। टिल्ड 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 टिल्ड। चाहे वह किसी भी दुनिया में जागता हो, उसकी आंतरिक घड़ी कभी विफल नहीं होती। वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सुबह 6 बजे उठा। ऊपर की चारपाई पर बैठे हुए उसने अपने डॉम के साथियों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। तीनों का एक ही रात में बाहर सोना दुर्लभ था। चेन काई ने अपना सिर हिलाया और आराम से टाइल वाले फर्श पर कूद गया। वह ये सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था कि कौन किसके साथ मिलीभगत कर रहा है। उसके पास करने के लिए काम थे। आने वाले दिन के बारे में सोचते हुए वह व्यस्त हो गया और अपना बैग पैक किया, कचरा बाहर फेंका और फिर अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया। दिन के दौरान उसके सभी निजी सामान उसके साथ चले जाएंगे। ये स्नातक होने के करीब था और इस अवधि का उपयोग अपने लिए एक जगह पाने और अपनी थीसिस पूरी करने के लिए किया गया था। ये कुछ छात्रों के लिए इंटर्न से आधिकारिक कर्मचारी बनने का सबसे अच्छा समय भी है। अन्य लोग उन कंपनियों को आवेदन भेज रहे थे जिनमें वे शामिल होना चाहते थे। चेन काई के लिए शहर की एक उभरती हुई वित्त कंपनी में उसका दूसरा साक्षात्कार था। उसकी पढ़ाई वित्त, मल्टीमीडिया और मीडिया अध्ययन में है। दूसरा कॉल प्राप्त करना पहले से ही एक उपलब्धि थी। शुक्र है कि यह साक्षात्कार 1 सप्ताह बाद है। सुबह 8 बजे के करीब वह पुस्तकालय में कुछ समय बिताने के लिए छात्रावास छोड़ने के लिए तैयार था। सिस्टम में अभी भी एक लोडिंग स्क्रीन थी और इस दुनिया के बारे में उसका ज्ञान केवल स्कूली पाठों के माध्यम से था। चेन काई ने सिस्टम के असामान्य व्यवहार पर नाराजगी जताई। ये पहली बार था जब इसने अपनी शुरुआत में देरी की। वह असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। शायद यह वर्षों से उसका मार्गदर्शक रहा है कि वह अपने कानों में इसकी आवाज़ सुने बिना असहज महसूस करता था। सिस्टम, उसने मन ही मन पुकारा। एक बार फिर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने एक बार फिर से अपरिचित शब्दों को देखा। लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। उसने असहजता में अपने होंठ काटे और फिर कपड़े पहनने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। उस पल उसने जोर से बात करते और मजाक उड़ाते हुए सुना। चेन काई ने आवाज़ों को अनदेखा किया और जारी रखा। उसने अपने बालों को अपने चेहरे से दूर रखने के लिए अपनी उंगलियां बालों में घुमाईं। यह एक मांसपेशी प्रतिवर्त था। सालों तक लियून और अन्य पहचानों के रूप में यह उसका हेयर स्टाइल था, लेकिन चेन काई नहीं। उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। बहन झांग बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है। भाई चेन बहुत भाग्यशाली है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुम हो। काश मेरे पास भी तुम जैसा कोई होता जो ये सुनिश्चित करता कि मैं कक्षाओं के लिए समय पर जाग जाऊं। मुझे यकीन है कि भाई चेन अभी भी सो रहा होगा। वह हमेशा पढ़ाई करता रहता है। चेन काई ने अपनी हरकतें रोक दी। वे उसके छात्रावास के साथी थे और उनकी चापलूसी भरी आवाज़ों से उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड उनके साथ है। वह फूट फूट कर हंसा और आगे बोला, भाई चेन, उठो। ये झूठ डोंग था। उनके रिश्ते को करीबी माना जा सकता है क्योंकि वे दोनों हाई स्कूल के साथी थे। क्या तुम पहले से ही जाग गए हो? क्या बात है? चेन काई ने अपने कंधे पर देखा और अपने दोस्त को एक छोटी सी मुस्कान दी। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। समय खत्म हो रहा है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन अंदर आने वाले सभी लोगों ने उसे साफ सुना। हाँ, तुम सही हो। मैं यहाँ एक जंगली रात से वापस आ रहा हूँ, जबकि तुम भविष्य की तैयारी कर रहे हो। हमें कुछ सम्मान बचाओ, भाई चेन, झूठ डोंग ने चिढ़ाते हुए कहा। मैं कोशिश करूँगा। भाई चेन, देखो यहाँ कौन है। ये बहन झांग है। उसकी यात्रा को व्यर्थ मत जाने दो। ली फैंग ही वह व्यक्ति था जिसने सुबह सुबह उनके आगंतुक की ओर इशारा किया। यह आदमी चेन काई की नज़र में एक जोक के रूप में जाना जाता था। वह केवल अपने आसपास के लोगों से लाभ उठाना जानता था।
हो सकता है कि वे स्नातक होने के बाद एक पेशेवर चापलूस बन जाएं। चेन काय पूरी तरह से मुड़ा और उन सभी का सामना किया। झू डोंग अपने बिस्तर पर जागते रहने की कोशिश कर रहा था। ली फैंग अभी भी दरवाजे पर खड़ा था और चेन काय को अजीब तरह से देख रहा था और उसके बगल में झांग रुई और बाकी छात्रावास साथी लिन शेन थे। बाद वाला झांग रुई के बहुत करीब था लेकिन चेन काय ने उसे बाहर नहीं बुलाया। दूसरी ओर झांग रुई फर्श पर जम गया था। रुई, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, मुझे माफ करना। लाइब्रेरी जाने से पहले नाश्ता कर लूं? चेन काय ने पूछा। उसने पहले से ही अपना बैग अपने कंधे पर रखा हुआ था और उसके पास जा रहा था। उसने देखा कि लिन शेन थोड़ा हिली, झांग रुई से टकराए और फिर दूर चली गई। रुई, उसने चिंतित भाव से उसे पुकारा। वह अपने आप में एक खूबसूरत महिला थी लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसके दिल को नहीं छुआ। आश्चर्य की बात नहीं है कि मूल मालिक द्वारा इस महिला के लिए कोई भावनाएं नहीं छोड़ी गई थी। बहन झांग, क्या तुम ठीक हो? झू डोंग ने अपने बिस्तर से पूछा। ओह हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी हिल जाएगा, उसने कहा। उसके लाल रंगे होंठ मुस्कुराहट के साथ हिले, लेकिन यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाया। मैं कल रात इतनी अच्छी तरह सोया कि मुझे लगा कि मैं दुनिया के लिए मर चुका हूं। मैं आज बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूं, मुझे इस उत्साह के साथ अपना काम पूरा करना चाहिए, चेन काय ने टिप्पणी की। हालांकि वह कमरे में सभी से बात कर रहा था, उसने झांग रुई और लिन शेन की ओर देखा। जब उसने मृत शब्द पर जोर दिया तो उनके हाव भाव बदसूरत थे। उसने आसानी से संबंध बना लिए। उसने भौहें सिकुड़ी। भाई लिन, तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम झपकी क्यों नहीं लेते? ली फैंग, हमारे भाई के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक ले आओ। ली फैंग ने लिन शेन की ओर देखा जिसने उसे एक कठोर मुस्कान दी। कृपया करो भाई ली, मैं वास्तव में इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लिन शेन ने कहा और अपने पलंग पर चला गया। मुझे आशा है कि तुम बेहतर महसूस करोगे भाई। हम सभी को कॉलेज में अपने अंतिम दिनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आसान नहीं होगा। चेन काय की छोटी सी बातचीत सामान्य थी। जब वह किसी और तरीके से मदद नहीं कर सकता था तो वह हमेशा मानसिक रूप से उन सभी का समर्थन करने के लिए समय निकालता था। झू डोंग अपने दोस्त की ओर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। धन्यवाद भाई, मैं लाइब्रेरी जाने से पहले एक झपकी लूंगा। आज के लिए मेरी कोई कक्षा निर्धारित नहीं है, इसलिए मुझे अपनी थीसिस पूरी करनी चाहिए। चेन काय ने उसे स्वीकृति में सिर हिलाया। ली फैंग ने एक बार फिर लिन शेन की ओर देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। लिन शेन अपने बिस्तर पर था, कमरे में चारों ओर एक त्वरित नजर डाल रहा था, कुछ खोज रहा था लेकिन बीच में ही हार मान गया। उसने अपनी नकली बीमारी को जारी रखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा करने से पहले उसने झांग रुई की आंखों को देखा और अपना सिर धीरे से हिलाया। रुई, चलो चलते हैं, लड़कों को आराम की जरूरत है, चेन काय ने एक नर्म और सम्मोहित करने वाले स्वर में कहा जो उसके पास केवल उसके लिए था। झांग रुई उसकी गहरी आंखों में खो गई थी, एक पल के लिए खुद को भूल गई। उसने अपनी कमर पर उसका बड़ा हाथ महसूस किया। गर्मी ने उसे शर्मसार कर दिया और कांपने भी लगी। अंदर से वह घबरा रही थी लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। चेन काय उसे छात्रावास से बाहर ले गया और उसे परिसर के बाहर एक खाद्य स्टॉल पर ले गया जहां वह अक्सर जाता था। उसने भौहें सिकुड़ी। चेन काय की मिलनसार मुस्कान को देखकर जब वह पुराने स्टॉल मालिकों से बात कर रहा था और उसे अपनी पसंदीदा टेबल पर ले जा रहा था तो वह अपने पुराने विचारों में वापस जाने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या वह बस इतना ही कर सकता है? क्या यही उनका भविष्य है? सड़क किनारे के स्टॉल से नाश्ता करना, सादे कपड़े पहनना, रेस्तरां में महंगा खाना नहीं खाना, उसे दूसरी लड़कियों की तरह लाड़ प्यार क्यों नहीं मिल सकता? यह अच्छा है कि वह सुंदर और स्मार्ट है लेकिन क्या वह खरीद सकता है जो वह चाहती है? काय, क्या तुम्हारा इंटरव्यू अगले हफ्ते के लिए अभी भी बाकी है? उसने पूछा। उसने उसके सामने एक क्रेप और दलिया की एक सर्विंग रखी। उसकी यादों में उसके सामने वाली लड़की जब भी उसे नाश्ते के लिए बुलाती थी तो वह बहुत कम खाती थी। कल रात उसने जो प्रयास किया उससे उसे उसके प्रति उसकी भावनाएं समझ में आ गईं और वह वर्तमान में क्या कर सकता है। चेन काय ने उसे उसके प्रति नाराजगी रखने के लिए दोषी नहीं ठहराया। वह इतना अमीर नहीं था कि हर दिन शानदार नाश्ता मंगवा सके या विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान एक हाई एंड अपार्टमेंट किराए पर ले सके। लेकिन क्या उसकी नाराजगी इतनी प्रबल है कि वह उसे मारना चाहती है? वह आसानी से उससे नाता तोड़ सकती है। क्या उसका चेहरा इतना प्यारा है कि वह इतना आसान काम नहीं करना चाहती? चेन काय ने क्रेप को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए उसे एक दृढ़ संकेत दिया।
उसने बर्तन उसके हाथों की पहुंच में रख दिए और फिर अपना खाना खाने लगा। वह इस तरह की डिश खाने के लिए उत्साहित था। यह उसे उसके मूल घर की याद दिलाती थी। पकौड़े अभी भी गर्म थे और खाते समय बहुत पौष्टिक लग रहे थे। उसने अपने खाने का स्वाद चखा, जिससे स्टॉल मालिक खुश हो गए। देखो छोटे काई, जल्दी करो, डार्लिंग उसके लिए कुछ और दलिया लाओ, वह बड़ा हो रहा है। बुजुर्ग महिला ने अपने पति को वापस रसोई में धकेल दिया और चेन काई के पास पहुंची। उसने प्यार से उसके सिर पर थपथपाया और उसकी मेज साफ कर दी। तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही होगी, चलो आंटी तुम्हारे लिए और भी लाकर देती हैं। वह हंसा और पहले तो विनम्रता से मना कर दिया और उसके पुराने हाथों में कुछ पैसे थमा दिए। इस तरह का लाड़ प्यार उसके दिल को छू गया। यही कारण है कि पिछले मालिक को ये जगह बहुत पसंद थी। वे उसके लिए एक आदर्श परिवार थे। चुप रहो अब, उसने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। इसे ले जाओ। बड़ी महिला फिर झांक रूई की ओर मुड़ी। जब उसने छोटी लड़की के सामने अछूता खाना देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। छोटी, क्या तुम ठीक हो? लिटिल काई ने कहा कि तुम हल्का खाना खाती हो, इसलिए हमने तुम्हारा खाना खास तरीके से बनाया है। धन्यवाद आंटी, मैं काई को बताना भूल गया कि मैंने पहले ही खा लिया है, झांक रूई ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह माई, ऐसा होता है। लिटिल काई, तुम्हें क्या लगता है? कोई बात नहीं आंटी, क्या तुम उनके लिए पैक कर सकती हो? वे जल्द ही आ जाएंगे, उसने खड़े होकर कहा। ठीक है आंटी, उन्हें बता देंगी। बड़ी महिला अपने पति की ओर मुड़ी जो उसके पास आ रहा था जब उसने जवाब दिया। ये लो लिटिल काई, ये ताज़ा कांजी है, तुम इसे पढ़ाई के दौरान नाश्ते के तौर पर खा सकती हो। बूढ़े आदमी ने उसे एक दांतेदार मुस्कान दी, जिससे उसका झुर्रीदार चेहरा सुबह की सूरज की तरह चमक उठा। चेन काई को लगा जैसे वह अपने दादा या चाचा को देख रहा हो। जोड़े ने उसे विदा करने के लिए उसके गाल पर प्यार से थपथपाया। ओह, और यह हेयर स्टाइल तुम्हें और भी सुंदर बना रहा है। इसे बनाए रखो, महिला ने टिप्पणी की। चेन काई को लगा कि उसके गाल लाल हो गए हैं। वह जल्दी से मुड़ा और झांक रूई को अपने पास खींच लिया। जोड़े की हंसी उसके कानों को गुदगुदा रही थी जब तक कि वह उनसे दूर नहीं हो गया। तुमने अपना हेयर स्टाइल क्यों बदला? ये सवाल उनके बीच एक शानदार मौन के बाद पूछा गया था। कैंपस में टहलने के दौरान चेन काई ने उसकी लोकप्रियता और झांक रूई पर ध्यान दिया। उसे एक छोटा फूल माना जाता था। विश्वविद्यालय की कई सुंदरियों में से एक, उसे शीर्ष 10 सबसे सुंदर लोगों में रखा गया था। उसे उन सभी उपाधियों की परवाह नहीं थी। उसे इस धरती के सितारे पर अपने जीवन की अधिक परवाह है। उसे और जानकारी चाहिए थी, कोई कारण नहीं। उसने शांति से उत्तर दिया, जैसा कि उसे उम्मीद थी। तुम्हें अपनी शक्ल सूरत और बेकार की पढ़ाई के अलावा ज्यादा पैसे कमाने के लिए नौकरी पाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसका लहजा तीखा और अपमानजनक था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे वह और भी नाराज हो गई। अगर तुम पहले ही इंटरव्यू में पास हो गए हो, तो तुम एक बेवकूफ़ थीसिस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम्हें पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि तुम किसी अच्छे इलाके में अपार्टमेंट पा सको और उनकी नज़रों में बेहतर दिख सको। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई लिन ने मुझे क्या बताया था। वह अपने पिता से हमें अपनी कंपनी में शामिल करवा सकता है। तुम्हें पता है कि उसका परिवार कितना सफल है। तुम हर महीने लगभग 10,000 युआन कमा सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी शक्ल सूरत और तुम्हारा वह बेवकूफ़ाना अभिमान है। अब इससे तुम्हें क्या फ़ायदा? तुम कब तक अपनी न के बराबर ताकत पर निर्भर रहोगे? मुझे जवाब दो। झांक रूई को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह शिकायत करते समय जोर से बोल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। चेन काई से थीसिस हासिल न कर पाने का गुस्सा, जहर के पर्याप्त शक्तिशाली न होने का गुस्सा। इस बेचारे कमीने के चेहरे को देखकर गुस्सा आ रहा था। चाहे उसने उसे कितनी भी गालियां दी हों, वह हमेशा की तरह शांत था। उसे उसके इस स्वभाव से नफरत थी। अगर वह लिन शेन से ऐसी बातें कहती तो वह उसे उपहार देकर शांत करने की कोशिश करता। उसने खुद को लिन शेन के बजाय इस बेवकूफ़ के साथ क्यों रखा? दूसरी पीढ़ी के वारिस को सब कुछ मिलता था और वह आसानी से पैसे खर्च कर सकता था। उन्हें नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती, वे आसानी से अपने परिवार के साथ काम कर सकते थे, जिससे मौज मस्ती के लिए ज़्यादा समय मिल जाता। यही लिन शेन की जिंदगी थी। यही तो झांक रूई चाहता था। रूई, क्या? उसने उसके उस बेवकूफ़ाना लहजे पर व्यंग्य किया। क्या अपनी ताकत पर काम करना बेहतर नहीं है? अगर मैं लिन शेन का निमंत्रण स्वीकार कर लेता हूँ, तो अगर मुझे कौशल या योग्यता की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तो क्या होगा?
मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ, कृपया समझें। चेन काई चुपचाप उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। उसके तीखे हमले से कुछ उत्सुक दर्शक खड़े हो गए, जिससे उसके कंधों पर दबाव पड़ा। भीड़ में से बड़बड़ाहट उनके कानों में पड़ी। क्या यह उन लोगों के साथ अन्याय नहीं है जो इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं? वह क्यों नहीं समझ पाती कि इस तरह के उपकार ठोस नहीं होते? हाँ, मुझे हैंडसम चेन के लिए बुरा लग रहा है। वह सब कुछ सही करना चाहता है, फिर भी ये लड़की उसे गुमराह करना चाहती है। लेकिन क्या तुमने सही सुना? लिन शेन ने उसे यह बताया। उसने भाई चेन को ये क्यों नहीं बताया? क्या यह अजीब नहीं है? मुझे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि भाई चेन इस मामले में इतने शांत कैसे रह सकते हैं, जैसा कि हमारे स्कूल के रोल मॉडल से उम्मीद की जाती है। झांग रूई ने अपना मन बना लिया। वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे खुद का ख्याल रखना था और इस लड़के से परेशान नहीं होना था। तुम्हें ये सीखने की जरूरत है कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। चेन काई हंसना चाहती थी। वह उसे अन्याय के बारे में व्याख्यान देना चाहती थी। अगर सिस्टम उसे इस दुनिया में छोड़ देता है, तो भी वह जीवित रह सकता है। ये कठिन होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। एक साधारण नौकरी उसके लिए उपयुक्त होगी। वह वास्तव में थक गया था। तुम क्या कह रही हो, रूई? उसने एक उलझन भरा भाव बनाया और उसके करीब आ गया। उसने एक कदम पीछे हटकर अपना सिर उठाया। चेन काई को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में एक सुंदर महिला थी। उसका छोटा पतला चेहरा, लाल होंठ, उसकी छोटी नाक और पूरी काली आंखें सुरुचिपूर्ण ढंग से आनुपातिक थीं और उसका पतला शरीर उसके रूप की प्रशंसा करता था, लेकिन उसकी मानसिकता उसके साथ संगत नहीं थी। ईमानदारी से कहूं तो उसे फिलहाल किसी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी चीजें प्राथमिकता नहीं हैं। मैं अब और तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। चलो अलग हो जाते हैं। हिस, तीखी सांसें और उत्साहित बड़बड़ाहट हवा में भर गई। मूंगफली की गैलरी जल्दी ही ब्रेकअप की खबर फैला रही थी। झांग रूई के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। उसके लिए यह उसके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। वह अब एक ऐसे आदमी के साथ रह सकती है जो उसके साथ रानी की तरह व्यवहार करेगा। जबकि हर कोई उसके रिश्ते के विघटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, चेन काई अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। जब उसने अपने कान में वह आवाज सुनी तो उसकी आंखें चमक उठीं। बधाई हो, मेजबान, आपके सफल ट्रांसमाइग्रेशन पर। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। आपको टाइकून इनहेरिटेंस सिस्टम आवंटित किया गया है। क्या आप सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हैं? रुको।